हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट दिसंबर सन 2024 के लिए उर्दू पेडागोजी की तीसरी प्रैक्टिस सेट में हम उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। सभी सवालों को हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि लिसानी महारत आमोज़गारों को इस काबिल बनाती है कि जो लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस होती है वो लर्नर्स को किस काबिल बनाती है। क्या वो सही और गलत जुमलों में कवायद के एतबार से फ़र्क कर सकें, यानी करेक्ट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस ग्रामेटिकली वो डिफरेंस उसमें देख सके, इस काबिल बनाती है लिसानी महारत। या फिर रवानी से बोल सके, गर्ज कवायद के एतबार से गलत हो, या फिर ज़बान को सही तौर पर बरतने के मकाम व वक्त को जान सके। तो जो लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस होती है वो सही गलत सेंटेंस में डिफरेंट भी करने का काबिल बनाती है और ज़बान को सही तौर पर मौका और महल के मुताबिक इस्तेमाल करने की सलाहियत भी देती है। तो इसलिए इसका CBSE ने पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन सही माना है। ठीक है, ज़बान को सही तौर पर इस्तेमाल करने की जो सलाहियत होती है या मौका और महल के मुताबिक मौजूदा ज़रूरत के मुताबिक जो ज़बान के इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी सतह पर उस्ताद आमोज़गारों को आम तौर से रगने और ड्राइंग करने के लिए आमादा करता है। छोटे बच्चों को ड्राइंग के लिए, आर्ट बनाने के लिए, उसमें फूल पत्तियां बना के उसको रगने के लिए टीचर मोटिवेट करता है। तो ये काम किस क्षेत्र में, किस फील्ड में बच्चों के लिए मददगार होगा। क्लास में खामोशी बरकरार रखने के लिए आमोज़गारों को ये मसरूफ़ रखने में मददगार होगा, या फिर लतीफ़ हरकी महारत यानी कि फ़ाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल को ये बढ़ावा देगा, या फिर आमोज़गारों की लुत्फ़ अंदोज़ी इससे होगी, उनको मनोरंजन होगा, मज़ा आएगा, या फिर उस्ताद को पढ़ाने से आराम मिल जाएगा। तो अगर आप एक ट्रे ले करके उसमें बच्चों से उंगली से ABCD लिखवा रहे हैं, एक फूल बना करके उसमें पत्तियों में कलर करवा रहे हैं, या फिर लिख रहे हैं, या फिर सुई में धागा पिरो रहे हैं, तो ये सब लतीफ़ हरकी महारत या उम्दा हरकी महारत जिसको फ़ाइन मोटर स्किल कहते हैं उसकी मिसाल है। तो रंगने और ड्राइंग के लिए आमादा करने से बच्चों की फ़ाइन मोटर स्किल यानी लतीफ़ हरकी महारत बढ़ती है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चे ज़बान बहुत ही मुअस्सिर अंदाज में सीखते हैं जब। कब बच्चे इफ़ेक्टिवली लैंग्वेज को सीखते हैं, प्रभावशाली तरीके से बच्चों में भाषा अधिगम कब होता है। जब वो माहिर ज़बान के उस्ताद के पास होते हैं, या फिर जब उनके पास गुड टेक्स्ट बुक, अच्छी दर्सी किताब होती है, या फिर बंदिश और इम्तना होता है, इनहिबिशन होता है, इनहिबिशन, या फिर जब उनके पास मोटिवेशन होता है, सीखने की तरगीब होती है, प्रेरणा होती है, तब अच्छे से सीखते हैं। तो मोटिवेशन की वजह से बच्चे ज़बान बहुत ही मुअस्सिर अंदाज में सीखते हैं, यानी कि तरगीब, मोटिवेशन, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, जो कुछ भी आप कहें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ज़बान की महारत के हवाले से यानी कि लैंग्वेज स्किल के हवाले से यहाँ पे 4 बयानात हैं। कौन सा बयान सही है ये आपको बताना है। पहला है कि स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारतों पे जोर देना चाहिए क्योंकि सुनना और बोलना अज़ खुद आ जाता है। यानी स्कूल को सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, सुनना बोलना नहीं सिखाना चाहिए। क्या ये बात सही है। या फिर ज़बान की महारतों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब से पढ़ाना चाहिए, यानी कि एक सीरियल वाइज, एक क्रम से पढ़ाना चाहिए। या फिर ज़बान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक होती है, इंटीग्रेटेड होती हैं,
अंतः संबंधित होती हैं और तदरीसी आमोजसी अमल में इनका इंजमाम होता है, एक दूसरे से गुथी रहती हैं, एक दूसरे से मिली जुली रहती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो ज़बान की चारों महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब एक दूसरे से बाहम मुंसलिक होती हैं, जुड़ी होती हैं, अंतः संबंधित होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले सुनना बच्चा सीखेगा फिर बोलना फिर पढ़ना, तरतीब नहीं होती है। ठीक है, हम पढ़ने के लिए उसको तरतीब से बना लेते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सही तरतीब है। लेकिन जब सीखने की बात आती है तो बच्चे ज़बान की चारों महारतों को एक साथ एक ही वक्त में इंटीग्रेटेड तौर से, बाहम मुंसलिक तौर से सीखते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चारों महारतें एक साथ काम करती हैं। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए, एक सवाल इंग्लिश में भी है। इस तरह का सवाल पिछली क्लास में हमने कराया था। एक टीचर क्या करता है, कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसे कि हैमर यानी हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर और ऐसी ही चीज़ें क्लासरूम में लेके आती है और क्या करती है, वो बच्चों को बांट देती है। सी आस्क हर स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन 5 to 7 सेंटेंस, यानी बच्चों को चीज़ें बांट के कहती है कि इन चीज़ों पे 5 से 7 सेंटेंस बोलो। तो ये जो चीज़ें क्लासरूम में आई हैं इनको हम क्या कहेंगे, तो कल मैंने बताया था इसको हम रीलिया कहेंगे। दावा और दलील यहाँ पे दी गई है, पढ़िए, बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। दावा क्या है कि जूनियर सतह पर सेकेंडरी यानी कि जो आपका 6 to 8 लेवल है उस पर कवायद की तदरीस के लिए इस्तिखराजी तरीका सबसे ज़्यादा मौजूद है। बताइए, ग्रामर पढ़ाने के लिए इंडक्टिव मेथड बेस्ट है या फिर डिडक्टिव मेथड बेस्ट है? तो आप कहेंगे कि जो इंडक्टिव मेथड है वो बेस्ट है, डिडक्टिव मेथड ये ग्रामर पढ़ाने के लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जूनियर सतह पर इस्तिखराजी तरीका, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि अच्छी है। तो निगमन विधि अच्छी नहीं होती है क्योंकि निगमन विधि में पहले फार्मूला बता दिया जाता है, बाद में मिसालें दी जाती हैं। लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले मिसालें देनी चाहिए, बाद में फार्मूला उसी मिसाल से बनाना चाहिए। तो इसलिए इस्तिखराजी तरीका ये सही नहीं है जूनियर सतह पर कवायद की तदरीस के लिए। अब उसी बात को दलील में कहा जा रहा है कि इस तरीके में पहले मिसालें दी जाती है। जी नहीं, इस्तिखराजी तरीका में पहले मिसाल नहीं दी जाती है, इस्तिकराई तरीका में इंडक्टिव मेथड में पहले मिसाल दी जाती है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें पहले मिसालें दी जाती है और इसी पर रसूल वज़ा किए जाते हैं। तो ये तो इंडक्टिव मेथड की बात हो गई, जबकि ये डिडक्टिव मेथड के बारे में ऐसा कह रहा है। तो इसलिए दावा और दलील दोनों गलत हो गए। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। चलिए, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो, कौन सा सबक, कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा नॉलेज बच्चे इजीली फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं। जो उनकी लाइफ से रिलेटेड होगा उसको तो बिल्कुल याद रखेंगे। प्रासंगिक संदर्भ में, रिलेवेंट कंटेक्स्ट में जो चीज़ें पेश की जाएंगी उसको भी बच्चे याद रखेंगे। जब हम एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित रूप से जब बताएंगे तब भी बच्चे जल्दी नहीं भूलेंगे। लेकिन जब हम उनको डिसकनेक्टेड चंक्स में पढ़ाएंगे, असंबंधित खंडों में इधर उधर से पढ़ाएंगे तो बच्चे उसको जल्दी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे सी वाला पॉइंट नेगेटिव है जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए, हिंदी हिंदुस्तान की कौमी ज़बान है, पहला सेंटेंस है। दूसरा है कि हिंदी हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान है। तीसरा, अंग्रेज़ी हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान है। चौथा, अंग्रेज़ी हिंदुस्तान की माविन सरकारी ज़बान है। इसमें 2 बयानात सही हैं। कौन से 2 बयानात से? देखो, हिंदी हमारी कौमी ज़बान नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये बात सही है, लेकिन हमारी कौमी ज़बान नहीं है। अंग्रेज़ी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, माविन सरकारी ज़बान है। यानी कि बी और डी हमारा करेक्ट होगा। बी और डी देखेंगे तो दूसरे वाले ऑप्शन में है जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। बच्चे तामुल से ज़बान का वसूल करते हैं, यानी इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके ज़बान सीखते हैं। ये ख्याल किसका है? इस नज़रिए की तायद कौन करते हैं?
किसने SCL यानी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट करार दिया है? किसने स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया है? स्कैफोल्डिंग क्या होती है? टेम्परेरी हेल्प जो बच्चों को ज़रूरत पड़ने पे दी जाती है और फिर हटा ली जाती है। किसने प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट दिया कि बच्चे जब खुद से बातचीत करते हैं तो वो अपने आइडियाज़ को रेगुलेट कर रहे होते हैं और इसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो ये सब थ्योरी जो दी थी वो वाइगोस्की ने दी थी। सोशल इंटरेक्शन से बच्चे ज़बान सीखते हैं, ये बात वाइगोस्की ने कही थी। इनकी थ्योरी का नाम क्या था? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, लेओ वाइगोस्की यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इदराकी नशोनुमा का नज़रिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चॉम्स्की ने क्या कहा? चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया था और कहा कि बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। RS थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी स्किनर ने। चूहे पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन बच्चे तामुल से ज़बान का हुसूल करते हैं, ये बात वाइगोस्की की है। नई लफ्ज़ियात की तदरीस के वक्त तो उस्ताद को चाहिए कि एज ए टीचर आप बच्चों की नई वोकेबलरी सिखाना चाह रहे हैं, नया शब्द को सिखाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अल्फाज के मानी को आमोज़गार के घर की ज़बान में लिखेंगे? जी नहीं। मतन के हर लफ्ज़ के लिए डिक्शनरी लुगत का इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं। आमोज़गारों को अल्फाज मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक में इस्तेमाल करने के काबिल बनाएंगे? जी हाँ दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नया लफ्ज़ आया है और वो बच्चे उसके मीनिंग को समझें, तो आप उस लफ्ज़ को मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक में, वेरियस कंटेक्स्ट में, विभिन्न संदर्भ में यूज़ करके उसको सिखाएंगे। आप सियाक़ के मुताबिक बच्चों को अनुमान लगाने का मौका देंगे, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दरसियाती तनाजुर से परे यानी LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का क्या मतलब है? मैंने कल समझाया था कि कोई भी लैंग्वेज की क्लास में आप साइंस या सोशल साइंस से किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तमाम आमोजिश ज़बान की आमोजिश है। तमाम मौजू के मवाद की तलाश में ज़बान एक अहम रोल अदा करती है। किसी मखसूस मौजू के उस्ताद को मवाद की क्लास में ज़बान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर स्कूली ज़बान से ज़्यादा मौजू के मवाद अहम होते हैं। तो देखिए, तमाम मौजू के मवाद की आमोजिश में ज़बान एक अहम रोल अदा करती है। इसको हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप साइंस पढ़ा रहे हैं और उसमें आप न्यूटन्स लॉ बच्चों को समझा रहे हैं, तो किसी न किसी ज़बान में ही तो समझा रहे हैं। इंग्लिश में समझा रहे हैं तो कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ऐसे आप समझाते हैं। और हिंदी में कहते हैं कि हर क्रिया की समान और प्रतिकूल अनुक्रिया होती है। इस तरह से आप किसी न किसी ज़बान में ही आप समझा रहे होते हैं। यानी तमाम मौजू के मवाद की आमोजिश में ज़बान एक अहम रोल अदा करती है। इसको हम दरसियाती तनाजुर से परे ज़बान या फिर LAC कह सकते हैं। जीन पियाजे के नज़रिया में दुनिया और दूसरों के तजर्बात को अपने नुक्ते नज़र से देखने के रुझान को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मुआफ़िकत, एडॉप्टेशन कहते हैं। निजी तकरीर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये वाइगोस्की से मुतल्लिक है। इक्विलिब्रेशन और इकोसेंट्रिज्म भी नहीं होगा, एडॉप्टेशन यहाँ पे सही जवाब है। ज़बान की क्लास में कहानियाँ सुनाने का मकसद क्या है? ज़बान की क्लासरूम में, लैंग्वेज की क्लासरूम में हम बच्चों को स्टोरीज़ क्यों सुनाते हैं? ताकि बच्चे इमेजिनेटिव बन सकें, उनमें कल्पना शक्ति बढ़े। ठीक है, बच्चों के तख़य्युल की नशोनुमा करना हमारा मकसद होता है। चलिए बताइए,
एक अध्यापक है विद्यार्थियों को ऐसा प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। यानी कि ऐसा असाइनमेंट बच्चों को टीचर दे रही है जिसमें बच्चे परिवार के लोगों से जाके डिस्कशन करें, चर्चा करें, पैसों मुबाहिसा करें। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिंपली आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वाइगोस्की किसको अहम करार देते हैं। इमिटेशन यानी कि अनुकरण को, तकलीद को, नकल को, या फिर बायोलॉजिकल मैचुरेशन हयातियाती पुख्तगी, जैविकीय परिपक्वता को, या फिर हेरिडिटी यानी कि हायरार्की यानी कि पदानुक्रम को, तरतीब को, या फिर सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया को, समाजी तामुल को। तो वाइगोस्की समाजी तामुल को अहमियत देते हैं, इसीलिए वो ऐसे असाइनमेंट काम देने की रिकमेंडेशन कर रहे हैं जिसमें कि फैमिली मेम्बर से डिस्कशन हो। जब डिस्कशन होगा तो उसे ही तो हम सोशल इंटरेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे वाइगोस्की जहाँ कहीं पे भी आपको दिख जाएं और ऑप्शन में सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया जैसा कोई ऑप्शन हो तो वो आपको सही लगा के आना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं, जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो किस बात की वकालत करती है। विद्यार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से पैसिवली ज्ञान प्राप्त करते, जी नहीं, सक्रिय रूप से बच्चे नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं, इल्म की तश्कील बच्चे करते हैं सक्रिय रूप से। यही तामीरियत पसंद नज़रिया में माना जाता है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो 15 सवाल हमने कर लिए। सीटेट में पेडागोजी के 15 सवाल आते हैं। मज़ीद सवालात अगली क्लास में करेंगे। आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।